हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो कंपनी के अंदर फॉर्म किया जाता है वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को मिलाकर बना जाता है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर में कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपने ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल देखा होगा। तो ओन्ड कैपिटल के अंदर आपको दो टाइप के शेयर कैपिटल दिखाई देते हैं और एक आपको रिटेन्ड अर्निंग दिखाई देता है। तो जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में ओन कैपिटल, तो ओन कैपिटल में जो शेयर कैपिटल होता है यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों को मिलाकर ही कंपनी का शेयर कैपिटल फॉर्म किया जाता है। तो शेयर कैपिटल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को मिलाकर बनाया जाता है। यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन द प्रेफरेंस शेयर्स। हमेशा आप देखोगे तो जो इक्विटी शेयर का प्रपोर्शन होता है वो प्रेफरेंस शेयर से हमेशा ज़्यादा ही होगा। नाउ शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज, अगर आप शेयर कैपिटल को देखोगे तो इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज इसके लिए कहा जाता है मतलब ये कंपनी का मैक्सिमम रजिस्टर्ड लिमिट है। कंपनी पूरे लाइफ टाइम में इतना ही अमाउंट पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा अमाउंट वो कलेक्ट नहीं कर सकती। ऑथोराइज्ड लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये आपका सब मेमोरेंडम में जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्लॉसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर आपने कैपिटल क्लॉज पढ़ा होगा। कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल मेंशन किया जाता है। मतलब ये कंपनी का लास्ट कैपिटल है, इतना ही कंपनी अपने लाइफ टाइम में कलेक्ट कर सकती है। अगर उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो दे हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके लिए 75% वोट्स का रिक्वायरमेंट है। तो जो भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। So authorized capital is also known as nominal capital, it is also known as registered capital। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज अगर कंपनी का 1 लाख इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल उनका 10 लाख का होगा। अगर कंपनी ने 10 लाख का इक्विटी शेयर मंगाया है, उनका ऑथोराइज कैपिटल इतना है, तो वो पूरा का पूरा ऑथोराइज कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते। तो वो ऑथोराइज कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है इशूड कैपिटल जो वो पब्लिक को इशू करने वाले हैं, और दूसरा है अनइशूड कैपिटल जो वो अपने फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। सपोज वो ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, या फिर कोई डाइवर्सिफिकेशन उनको कंपनी में करना है, तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत अमाउंट अनइशूड करके रखते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल हैव टू क्लासिफिकेशन, इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो है जो वो पब्लिक को इशू करने वाले हैं। अनइशूड कैपिटल वो कैपिटल है जिनको उन्होंने फ्यूचर के लिए रखा है। एक बार इशूड कैपिटल हो गया तो उसके भी आपको दो क्लासिफिकेशन नजर आ रहे हैं। एक है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दूसरा है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो वो पब्लिक, जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, खरीद लिया है, और जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि अगर कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है तो वो ऑथोराइज कैपिटल पूरा का पूरा एक टाइम पे मंगाते नहीं है, उसमें से कुछ अमाउंट वो इशू करवाते हैं, कुछ वो फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। इशूड कैपिटल जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 लाख का इक्विटी शेयर है, 1 लाख में से उन्होंने 40,000 इक्विटी शेयर इशूड करवाया है और 60,000 इक्विटी शेयर उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए रखा है। ना इशूड कैपिटल को भी वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब नहीं करवा पाते, तो जितना उन्होंने सब्सक्राइब करवाया है वो उन्होंने अलग पार्ट में रखा है, और जितना सब्सक्राइब नहीं हुआ है उसको उन्होंने अलग पार्ट में रखा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 40,000 इक्विटी शेयर इशूड है
जिसमें से 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुआ है और 10,000 इक्विटी शेयर अभी भी अनसब्सक्राइब्ड है। फिर यही सब्सक्राइब्ड कैपिटल को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर किसी ने सब्सक्राइब भी किया है तो उसमें से कुछ लोग पैसा जल्दी भर देते, मतलब कुछ पैसा वो एक टाइम पे मंगा लेते हैं, कुछ पैसा वो बाद में मंगाते हैं और कुछ उन्होंने रिजर्व कर रखा है। तो जो पैसा उन्होंने मंगाया है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ये पब्लिक से मंगा रहे हैं। जो नहीं मंगाया है, जैसे कि शेयर्स का अभी मैं आपको, ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताती कि शेयर्स को इकट्ठा एक साथ नहीं कलेक्ट किया जाता। शेयर का जो फेस वैल्यू है, जो कैपिटल है, वो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वो 4 पार्ट में मंगाए जाते हैं। एक एप्लीकेशन पे, दूसरा अलॉटमेंट में, तीसरा फर्स्ट कॉल होता है और जो चौथा होता है वो है सेकंड और फाइनल कॉल। तो इस तरीके से उनको पैसा मंगाना है। तो जो उन्होंने मंगा लिया है, मतलब जो पब्लिक से उन्होंने कॉल किया है, डिमांड किया है, वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। जो डिमांड नहीं किया है, जो उन्होंने अभी तक मंगाया नहीं है, आगे जाके मंगाने वाले हैं, उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। और जो उनकी सेविंग्स है, जो पहले कहीं उन्होंने प्रॉफिट अर्न की थी, वो उन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट में सेव कर रखा है, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है। सो कॉल्ड अप कैपिटल ये सब्सक्राइब कैपिटल का क्लासिफिकेशन है। कॉल्ड अप कैपिटल जो पब्लिक से डिमांड कर मंगा लिया है, अनकॉल्ड कैपिटल जो पब्लिक से डिमांड करके अभी तक मंगाया नहीं है, और एक होता है रिजर्व कैपिटल जो उन्होंने सेव करके रखी है, या तो प्रीमियम के तौर पर रखा हो या उनका कोई पुराना सेविंग हो, सेविंग नहीं, जो पुराना प्रॉफिट है वो अगर उन्होंने रखा है तो वो उसको रिजर्व कैपिटल में स्टोर कर कर रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है कॉल्ड अप कैपिटल में भी क्या होता है, जैसे आप सबको मालूम होगा कि अगर किसी से कुछ डिमांड करो, जैसे फीस की पेमेंट करनी है, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, तो फीस के जब कॉलेज से डिमांड आता है कि आप फीस पे करो, तो कुछ टाइम लिमिट दिए जाते हैं कि आपको इतना तारीख तक भरना है, ये डेट है आपको, सो एंड सो डेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको इस डेट पे भरना है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो डेट कहा गया है उसी डेट पे पंचुअल होते हैं, उसी डेट पे वो पे कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में सच में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से वो टाइम पे भर नहीं पाते। तो कुछ बच्चे लेट भरते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भर ही नहीं पाते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह का एक एग्जाम्पल है कि कंपनी तो शेयर का अमाउंट मंगा लेती है, लेकिन उसमें से कुछ शेयर होल्डर जो है वो पे कर लेते हैं, कुछ शेयर होल्डर उसको पे नहीं कर पाते। तो जिन्होंने पे कर दिया है या जितना भी अमाउंट पेड है, भर दिया गया है, वो पेड अप कैपिटल के अंदर आ जाता है, और जितना अमाउंट पेड नहीं है, नहीं भरा हुआ है, वो कॉल्स इन अरियर्स के अंदर चला जाता है। फिर आप देखो यही चीज़ों को उन्होंने क्लासीफाई करके बताया है। जैसे आप देख रहे हो कि शेयर कैपिटल का जो मेन पार्ट है उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। देन ऑथोराइज्ड, नॉमिनल और registered capital get classified into 2, issued capital and unissued capital. Issued capital again have 2 further classification, that is subscribed capital and unsubscribed capital. Subscribed capital have 3 further classification, that is called up capital, uncalled capital and reserve capital. Then called up capital again have 2 classification, paid up capital and calls in arrears. Now यही classification का deep explanation आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. See here, first point is authorized capital, or you can also call it as nominal capital or registered capital. Authorized capital means ये कंपनी का maximum capital है which is authorized by memorandum of association that a company can raise by issuing shares. ये आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना, ये लाइन को इम्पोर्टेंट मार्क करके रखो कि ऑथोराइज कैपिटल एक तरह का मैक्सिमम कैपिटल है विच इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशुइंग शेयर। ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ऊपर वो कंपनी के लाइफ टाइम में रेज नहीं कर सकते इफ दे वांट टू रेज
more capital other than this, then they have to pass a special resolution. And you all know special resolution means 75 majority votes आने चाहिए, then only a company can pass a special resolution. So उसके अंदर बहुत सारे hurdles हैं. So better जब आप ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का बना रहे हो तो बहुत सारा केयर लेके बनाना, so that आगे जाकर आपको ये कॉम्प्लिकेशन फेस करना ना पड़े. देन ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल. ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. सो अगेन यहाँ पर भी आप इसको एक इम्पॉर्टेंट लाइन दे सकते हो या फिर आप अंडरलाइन कर लो आपके टेक्स्ट बुक में कि ये रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी कहा जाता है और ये मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है. देन द कंपनी पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसके ऊपर कंपनी एक स्टैम्प ड्यूटी भी भरती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तब. ऑथोराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द नीड ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये कंपनी का लाइफ टाइम कैपिटल है, इसके ऊपर वो नहीं जा सकती. तो जब ऑथोराइज कैपिटल फ्रेम किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है कि भाई उसके अभी के प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है. प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स दोनों को देखते हुए ऑथोराइज कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है. तो ऑथोराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर. देन ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल. अभी आपने देखा कि ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं. क्यों रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं? क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा गया है. और आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होता है तो उनको दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रेम करने होते हैं. एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये दोनों जब आप फ्रेम करोगे, बनाओगे, ड्राफ्ट करोगे तो ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है. तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब ये दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं. तो इसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सब रजिस्टर्ड होंगे. तो रजिस्टर्ड कैपिटल इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा गया है. ठीक है. और इसके लिए कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी भी भरना होता है. इसके लिए ये रजिस्टर्ड कैपिटल है. आपको अगर जस्टिफिकेशन में भी आए तो आप लिख सकते हो रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों है. ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है ये मैक्सिमम कैपिटल है और ये ऑथोराइजेशन से ही बनाई जाती है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है. एज यूजुअली अ कंपनी नेवर इशू द एंटायर ऑथोराइज कैपिटल. नॉमिनल कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा कैपिटल ऑथोराइज का जो ऑथोराइज किया गया है वो इशू नहीं करती. तो इसी के लिए इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा गया है. एक एग्जांपल भी आप देख लो, यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि एक एम लिमिटेड कंपनी है जिनका ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है और विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू होगा 10 रुपीज ईच. तो कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम. अब इतना सारा प्रोसीजर करना होगा अगर उनको ऑथोराइज कैपिटल कम या ज़्यादा करना है तो ऑथोराइज कैपिटल थोड़ा बहुत मुझे लगता है आपको समझ गया होगा. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट इसमें से ना समझी हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं. बाकी का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो कि ऑथोराइज कैपिटल क्या है, नॉमिनल कैपिटल क्या है, या फिर उसके अंदर इशूड कैपिटल क्या होता है, अनइशूड कैपिटल क्या होता है. बिकॉज आपको ये जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, ये बीके में एक चैप्टर है. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपको एक चैप्टर है. लेकिन जब तक आपका ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज इशूड, व्हाट इज अनइशूड, रिजर्व कैपिटल, कॉल इन अरियर्स, यही पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आपको इशू ऑफ शेयर्स के जो सम्स होंगे वो करने में प्रॉब्लम आएगी. तो आप पहले सारे पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेना. जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.